हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे पीजीटी, नेट, जेआरएफ आदि के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। सहयोग की सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो कौन था सहयोग की जिसने सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या जो की थी वो किसने की थी? ऑप्शन में देखो, जी वीकोम ने, या फिर पी क्रॉप्टोकिन ने, या फिर रेड जैन हापर ने, या फिर एल.टी. हाबाउस ने। तो सहयोग की सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या की थी जी वीको ने, यानी ऑप्शन नंबर इसमें ए जो है वो राइट आंसर होगा। सहयोग की सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या जियोविन विको, इनका पूरा नाम क्या है? जी विको का जियोविन विको है तो उन्होंने की थी। उत्विकास के संदर्भ में उनका कहना है कि समाज असहयोग की निम्नतर व्यवस्था से उच्चतर व्यवस्था की ओर बढ़ता है। बिको ने बताया कि व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन होते हैं और समाज में सहयोग की भावना रहती है और इस तरह से समाज का धीरे धीरे विकास होता जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जी वीको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? तो नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दिया हुआ है सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा या सात्मीकरण। तो इनमें से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रिया है वो हमें बताना है। तो इसमें देखो, सहयोग पहला ही हो जाएगा, है ना, और सात्मीकरण ये जो 4th नंबर है तो ए यानी 1 और 4 हो जाएगा। तो इसमें डी ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर होगा। क्या होगा? सहयोगात्मक प्रक्रियाएं कौन सी हैं इसमें? सहयोग और सात्मीकरण। अगर असहयोग प्रक्रियाओं की बात की जाएगी तो प्रतिस्पर्धा और संघर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। लेस्ली जो है, लेस्ली ने 5 प्रकार की जो सामाजिक प्रक्रियाएं उन्होंने बांटा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के अकॉर्डिंग आपको छांटना होता है। ठीक है, तो आप लोग लर्न कर लीजिए। सहयोग होता है, एक प्रतियोगिता होती है, संघर्ष होता है, समायोजन होता है और आत्मसातकरण होता है। ठीक है, तो इन्हीं में से हमें क्या है छांटना होता है कि कौन सी सहयोग वाली है और कौन सी असहयोग वाली प्रक्रियाएं हैं। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन एक वियोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है? अब वियोगात्मक क्या हो गया? वियोगात्मक इट मीन्स यानी कि असहयोगात्मक। ठीक है, एक तो सहयोग प्रक्रिया हो गई और एक असहयोगात्मक प्रक्रिया हो गई। तो वियोगात्मक कह लो या फिर असहयोगात्मक प्रक्रिया कह लो या असहयोगी प्रक्रिया कह लो। ठीक है, तो वो हमें इसमें से बतानी है। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में दिया हुआ है आधुनिकीकरण, सहयोग, प्रतियोगिता और सात्मीकरण। तो इसमें से कौन सी हो जाएगी वियोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया? वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रतियोगिता। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नांकित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? अब इसमें सहयोगात्मक प्रक्रियाएं फिर से बताना है हमें। तो ऑप्शन देखो, एक है इसमें सहयोग, दूसरा है प्रतिस्पर्धा, तीसरा संघर्ष और चौथा है अनुकूलन। तो इसमें से कौन कौन सी हो जाएंगी? एक तो सहयोग हो जाएगा, हमारा सहयोगात्मक प्रक्रियाओं में सहयोग हो जाएगा। और कौन सा होगा इसमें? क्योंकि प्रतिस्पर्धा और संघर्ष असहयोग प्रक्रिया है और अनुकूलन कैसा हो जाएगा? अनुकूलन सहयोगात्मक प्रक्रिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखो, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 और 4। तो ये दिया हुआ है डी ऑप्शन नंबर में, यानी सहयोग और अनुकूलन ये कैसी प्रक्रियाएं हैं? सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी 1 और 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में कौन सी सहयोगी प्रक्रियाएं हैं? तो देखो, ऑप्शन में सहयोग दिया है, संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा है, अनुकूलन है और सात्मीकरण है। अब इसमें से फिर से हमें छांटना है। तो देखो, इसमें से क्या क्या हो जाएगा? सहयोगी प्रक्रिया सहयोग हो जाएगा और इसमें अनुकूलन हो जाएगा और 5 पे सात्मीकरण, यानी कि ये तीनों हो जाएंगी, सहयोग, अनुकूलन और सात्मीकरण। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है? तो असहयोगी कौन सी हो जाएगी?
देखो, आधुनिकीकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा और सात्मीकरण। कौन सी पूछी है? असहयोगी पूछी है, सहयोगी नहीं, असहयोगी। तो असहयोगी में कौन सी हो जाएगी? प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, ठीक है। और अगर सहयोगी पूछी जाएगी तो सहयोग हो जाएगा, इसमें सात्मीकरण हो जाएगा। लेकिन आधुनिकीकरण एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन असहयोगी प्रक्रिया जब इसमें पूछे तो प्रतिस्पर्धा, यानी कि सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? अब असहयोगी जो नहीं है वो हमें इसमें से चूज करना है। तो देखो, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, प्रतिकूलता और आत्मसातकरण। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा जो असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? तो इसमें से कौन सा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी आत्मसातकरण। कैसी प्रक्रिया है ये? सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया हो जाएगी। और जबकि प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, प्रतिकूलता ये कैसी हो जाएंगी? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें यही चूज करना था कि कौन सी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सहयोगी प्रक्रिया का एक प्रकार नहीं है? अब इसमें भी नहीं बताना है, ठीक है, कि कौन सा सहयोगी प्रक्रिया का प्रकार नहीं है। तो समायोजन है, या फिर सात्मीकरण है, या फिर प्रतियोगिता है, या फिर सहयोग है। तो कौन सा राइट आंसर होगा जो सहयोगी प्रक्रिया का प्रकार नहीं है? तो क्या हो जाएगा? प्रतियोगिता हो जाएगी, है ना। ये प्रतियोगिता जो है, यानी कंपटीशन जो है, वो किस प्रक्रिया का भाग होता है? असहयोगी प्रक्रिया का भाग होता है। तो सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया में कौन सा सम्मिलित नहीं है? अब देखो, संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया में कह लो, या फिर सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया कह लो, ठीक है, बात एक ही है। तो संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन में देखो, समायोजन, सहयोग, व्यवस्थापन और प्रतिस्पर्धा। तो सहयोग सामाजिक प्रक्रिया में कौन सा नहीं होगा? प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, कंपटीशन नहीं होगा। तो यही हमारा क्या है? राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है कि कौन सा नहीं है, वो हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सहगामी प्रक्रिया नहीं है? सहगामी प्रक्रिया नहीं है। तो देखो, सहगामी का भी अर्थ क्या हो गया? यानी सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, ठीक है। कैसी होगी? सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया कह लो, या फिर सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया कह लो, या फिर सहगामी सामाजिक प्रक्रिया कह लो, ठीक है। तो ये एक ही है। अच्छा, तो इसमें से क्या बताना है हमें? निम्नलिखित में से कौन सहगामी प्रक्रिया नहीं है? तो नहीं पे बताना है। तो देखो, सहयोग, सात्मीकरण, प्रतिकूलता और समायोजन। तो क्या नहीं होगा? प्रतिकूलता नहीं होगी, है ना। प्रतिकूलता इसमें नहीं होगी। तो यही बी जो है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अव्यवस्था, अराजकता तथा तोड़-फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है, उन्हें हम कहते हैं, यानी कि क्या कहेंगे? उन्हें सहयोगी प्रक्रिया कहेंगे, या फिर आत्मसात प्रक्रिया कहते हैं, या फिर असहयोगी प्रक्रिया कहते हैं, या फिर व्यवस्थापन प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी असहयोगी प्रक्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं? जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अव्यवस्था, अराजकता तथा तोड़ फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है, उन्हें हम असहयोगी प्रक्रिया कहते हैं। असहयोगी प्रक्रियाएं वे प्रक्रियाएं होती हैं जिनके परिणाम स्वरूप अव्यवस्था, अराजकता तथा हिंसा की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे समाज जो है वो विघटन की ओर उन्मुख होता है, यानी विघटन की तरफ बढ़ता जाता है। इसमें संघर्ष प्रमुख है। संघर्ष शब्द के साथ प्रायः हिंसात्मक भावनाएं जुड़ी रहती हैं। इस तथ्य को गिलिन ने भी स्वीकार किया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? असहयोगी प्रक्रिया इसे कहा जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहयोग की चर्चा किसने की है? तो ऑप्शन देखो, E.S. बोगार्डस ने, या फिर R.M. मैकइवर तथा C.H. पेस ने, या फिर G. बर्जेस ने, या फिर जेकब मोरिनो ने। तो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहयोग किसने बताया है? वो बताया किसने?
मैकाइवर जी ने, मैकाइवर तथा पेस जी का है ना असहयोग तथा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहयोग। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। देखो, मैकाइवर एवं पेस ने प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट एवं अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट सहयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। जब समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तब वह कैसा होगा? प्रत्यक्ष सहयोग होता है। जब समान उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक या अधिक व्यक्ति आपस में सहयोग करते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं तो इसे अप्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। श्रम विभाजन जो है इसका एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष सहयोग जो है वो किसमें? श्रम विभाजन में माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? तो क्वेश्चन वही रिपीट हो गया है। ग्रीन की है या फिर वेबर की है या फिर मैकाइवर एवं पेस ने दी है या फिर जॉनसन ने? तो क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी मैकाइवर एवं पेस ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सहयोग की अवधारणा दी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? ये फिर से रिपीट हो गया है। तो के डेविस ने या फिर एच.एम. जॉनसन ने, मैकाइवर एवं पेस ने या फिर गिलिन एवं गिलिन ने? तो क्या राइट आंसर होगा इसमें? आप सबको पता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैकाइवर एवं पेज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सही नहीं है? अब हमें सही नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखो इसमें पहला इसमें ए है, यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों। बी है, यह अनिवार्य नहीं है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों। सी है, सभी सदस्य समान रूप से सहयोग करें। और डी है, सभी सदस्यों के समान लक्ष्य हों। ठीक है, तो इसमें से क्या बताना है कि अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा सही नहीं है? तो अप्रत्यक्ष सहयोग की बात की जा रही है, इसलिए इसमें जो ए ऑप्शन है यानी कि इसमें ये दिया है कि यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों। तो अप्रत्यक्ष सहयोग में ऐसा जरूरी तो है नहीं कि सभी लोग समान रूप से लाभ उनको मिले, समान ही लाभ सबको हो। ठीक है, तो यही जो है वो हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। जब किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग करने वाले लोग असमान या भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष सहयोग कहेंगे। क्या? जब किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग करने वाले लोग असमान या भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करते हैं तो इसे अप्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। और इस प्रकार के सहयोग में यह आवश्यक नहीं है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों, परंतु सबके एक लक्ष्य होते हैं। जैसे कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में लोग अलग अलग कार्यों में लगे होते हैं परंतु सबका उद्देश्य एक है। क्या है? कपड़ा बनाना। लेकिन सबको एक जैसा मतलब लाभ तो नहीं मिलता है, लेकिन उद्देश्य उनका एक होता है। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर होगा? इसमें 15 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह किसका कथन है? ये बहुत फेमस कथन है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है तो ये किसका है? मैकाइवर का है या फिर ग्रीन का है या फिर डहरेंडॉर्फ का है या फिर मैक्स वेबर का है? तो ये किसका हो जाएगा? ग्रीन का। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है किसका? ग्रीन जी का है। प्रोफेसर ग्रीन का कथन है कि सहयोग जो है वो कैसा? शांतिपूर्ण संघर्ष है। इनके अनुसार संघर्ष किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की इच्छाओं का जानबूझकर विरोध करने, रोकने अथवा उन्हें सख्ती से पूर्ण कराने से संबंधित प्रयत्न है। ठीक है, तो ये कोटेशन बहुत फेमस है। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। कई राजनीतिक दल सत्ताधारी दल का विरोध करते हैं किंतु
राष्ट्र पर ब्रहा संकट आने के समय वे सब सत्ताधारी दल को संकट से सामना करने के योग्य बनाने में जो सहयोग देते हैं वह क्या कहलाएगा, है ना। तो देखो ऑप्शन में, वह सामान्य सहयोग कहलाएगा, वह तृतीय सहयोग कहलाएगा, वह प्रत्यक्ष सहयोग कहलाएगा, या फिर वह अप्रत्यक्ष सहयोग कहलाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो पीजीटी 2004 में आया है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, इसमें होगा वह तृतीय सहयोग कहलाएगा। कैसे कहलाएगा, जब दो समूह आपस में अपने स्वार्थ बस लड़ते हैं, ठीक है, और लड़ाई का परिणाम दोनों के लिए हानिकारक होता है, तो ऐसी स्थिति में वे कभी कभी समझौता करने को भी तैयार हो जाते हैं, और इस समझौते से जो स्थिति बनती है वह क्या कहलाएगी, वह तृतीय सहयोग कहलाती है। क्या कहलाती है, तृतीय सहयोग कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं कि तृतीय सहयोग संघर्ष से उत्पन्न सहयोग की स्थिति का नाम है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कारगिल युद्ध था, जब सरकार के साथ पूरा विपक्ष भी खड़ा था। ठीक है, जब युद्ध होता है जब किसी देश में, तो क्या होता है, सभी जो भी पार्टियां जो भी विरोध कर रही होती हैं सभी कैसी हो जाती हैं, एकजुट हो जाती हैं। तो ऐसा ही कारगिल का जब युद्ध हुआ था तो सभी पार्टियां एक हो गई थी, सरकार के पक्ष में हो गई थी। तो वो कैसा हो गया, तृतीय सहयोग हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सहयोग का एक तत्व नहीं है। तो सहयोग का तत्व नहीं है वो हमें बताना है। तो देखो ऑप्शन में, सहयोगी संगठन को समान उद्देश्य हासिल करने होते हैं। बी है, उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके संगठित या असंगठित हो सकते हैं। और सी है, उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके सुनियोजित हों। या डी है, इसे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा कि कौन सा सहयोग का जो है वो तत्व नहीं है। तो क्या इसे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और क्या है, इसमें सहयोगी संगठनों को समान उद्देश्य हासिल करने होते हैं, तो ये तो सही है। उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके संगठित या असंगठित हो सकते हैं, ये भी सही है। और उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके सुनियोजित हों, तो ये भी जरूरी है ना। और लेकिन जो डी है, इसे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है, ये तत्व सही नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। सहयोग के लिए समान लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। निश्चित उद्देश्य होने से समान उद्देश्य वाले व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जुड़ जाते हैं। मजदूर अपने मालिक के खिलाफ इसलिए आसानी से इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि वहां समान उद्देश्य होता है। ठीक है, इसीलिए तो इकट्ठे हो जाते हैं मजदूर। तो क्या है कि उनका समान उद्देश्य होता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन में देखो, ए है, समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है। समाज में केवल सहयोग है, समाज में केवल संघर्ष है, और समाज में न सहयोग है न संघर्ष है। तो कौन सा राइट आंसर होगा कि समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। यद्यपि संघर्ष एक विरोधी प्रक्रिया है, तथापि यह सहयोग से अलग नहीं है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां संघर्ष है वहां सहयोग, और जहां सहयोग है वहां संघर्ष है। इसलिए कोई भी समाज न तो निरंतर संघर्ष की स्थिति में रह सकता है और न ही हमेशा सहयोग की स्थिति में रह सकता है। संघर्ष और सहयोग समाज की मूल प्रक्रिया होते हैं। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर लेस्ली तथा उनके सहयोगी जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने सहयोग, संघर्ष, निरंतरता या अविच्छिन्नता यानी कोऑपरेशन कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूम की अवधारणा की बात कही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए यानी कि समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।